नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है ADS 777 प्लस एडवांस डिजिटल स्कैनर की 21 कैटेगरी में से KP एस्ट्रोलॉजी रेमेडी का वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान दे के और रिपीट करके 1 से 2 बार देख के ही आप इसके अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हमने हमारा स्कैनर एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर दिया है और क्लाइंट को ऐड कर दिया है। तो मैं पहले क्लाइंट के ऊपर क्लिक करूंगा और नेक्स्ट जाऊंगा। जैसे ही नेक्स्ट जाऊंगा मेरे पास 21 कैटेगरी आ जाएगी। उसमें लास्ट जो कैटेगरी है KP एस्ट्रोलॉजी रेमेडी, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक KP एस्ट्रोलॉजी रेमेडी और दूसरा KP इवेंट रेमेडी। यहाँ 2 कैटेगरी है, मतलब आपको कुंडली की एस्ट्रोलॉजी में जो प्रॉब्लम है उसका रेमेडी ढूंढना है या उसका इवेंट ढूंढना है, दोनों। अभी मैं KP एस्ट्रोलॉजी रेमेडी में जाता हूँ। जैसे ही KP एस्ट्रोलॉजी रेमेडी में जाऊँगा तो कुछ इस प्रकार का पैनल मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ KP कस्पर चार्ट लिखा हुआ है और कुछ डिटेल भरने के लिए बोल रहा है। यहाँ 12th हाउस है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हाउसिस है, ये राशि नहीं है। राशि हमको जहाँ R लिखा है वहाँ राशि फीड करनी है हमको, और जहाँ PL लिखा हुआ है बाजू में ऑप्शन, वह हमको प्लैनेट, वो हाउस के अंदर वो प्लैनेट कौन सा है वो डिटेल करना है। वापिस एक बार मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ जो नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 जो नंबर लिखा है वो हाउसिस है। वो हाउस के अंदर कौन सी राशि हो सकती है, जैसे लग्न के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर राशि को R दबाऊंगा तो वहाँ लग्न कौन सा है, मैं वहाँ पे लग्न लिखूंगा, मतलब लग्न की कौन सी राशि है। उसके बाद सेकंड हाउस में कौन सी राशि है, थर्ड हाउस में कैसे राशि है, मैं वैसे करूँगा। अभी इसके लिए मुझे एक एस्ट्रोलॉजी डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको लेके जाता हूँ। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर के अंदर जाता हूँ। एस्ट्रो एंड्रॉयड करके एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस वर्जन है। आशा कोशिश कीजिए कि आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर के अपना एस्ट्रोलॉजी का हो वो लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। तो मैं यहाँ हॉरोस्कोप में जाऊँगा, वहाँ पे क्लाइंट का डिटेल डालूँगा। ओके, इसके अंदर मैं अभी बर्थ टाइम और डेट डालूँगा उसका। तो अभी मैं डेट डाल रहा हूँ, उसके बाद टाइम डालूँगा मैं उसके अंदर, और उसके बाद प्लेस डालूंगा कि वो कौन सी जगह पे जन्म हुआ। प्लेस डालने के बाद मैं उसको प्रोसेस करूंगा, और प्रोसेस करने के बाद मैं ऑल पेज के ऊपर जाके यहाँ हमको KP कस्पर चार्ट है तो यहाँ KP कस्पर चार्ट है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं KP कस्पर चार्ट पे क्लिक करूंगा कुछ इस प्रकार की पैनल मेरे सामने आ जाएगी। अभी ये डिटेल मुझे वो चार्ट के अंदर भरनी है, तो मैं अभी वो चार्ट के अंदर जाऊँगा और चार्ट के अंदर से डिटेल भरेंगे। उससे पहले एक हम ये चार्ट के अंदर एक चीज़ देख लेंगे कि भाई फर्स्ट हाउस है जो लग्न है, बराबर है, वहाँ नंबर लिखा हुआ है वो राशि है। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो राशि है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि नंबर पूरे है क्या, तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ कोई भी राशि मिसिंग नहीं है। सब 12 हाउस के अंदर 12 राशि कंप्लीट है, तो यहाँ कोई भी राशि मिसिंग नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आऊँगा और R पे क्लिक करूँगा। मुझे यहाँ राशि लिखना है। मैंने पहले आपको बोला पीछे कि पहले राशि दिख लेना, कोई राशि मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि कस्पर चार्ट में कई बार एक राशि 2 बार भी आ सकती है। जैसे लग्न मकर लग्न है तो सेकंड हाउस में भी मकर राशि हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन आएगी, राशि अगर 2 बार आएगी, 2 बार 10 आएगी, 2 आएगा, तो आपको मैनुअल में जाना है। लेकिन यहाँ पे अगर कंप्लीट राशि है तो मैं ऑटो पे जाऊँगा। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, KP कस्पर चार्ट के अंदर अगर 12 हाउस के अंदर 12 राशि कंप्लीट है तो आपको ऑटो में जाना है। लेकिन KP कुंडली के अंदर अगर 12 राशि में से कोई राशि डबल बार आ रही है, क्योंकि 2 राशि डबल बार आएगी यहाँ पे। अगर मेष राशि डबल 1 1 2 बार आएगा
तो यहाँ तुला राशि भी डबल बार आएगी। तो ऐसी कंडीशन में मैनुअल में जाना है। मैनुअल में जाएंगे तो हर एक हाउस में जो राशि है हम चेक करते करते अंदर फीड करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूरी कंप्लीट राशि है तो मैं कंप्लीट राशि के लिए ऑटो पे जाऊंगा। अगर 2 बार राशि होती तो मैं हर एक राशि, हर एक हाउस के अंदर अलग अलग राशि में भरता। लेकिन अभी मेरे पास एक ही राशि है, तो यहाँ जो उनका लग्न है मकर लग्न है, तो मैं मकर पे क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मकर पे सिलेक्ट करूँगा पूरी 12th हाउस के अंदर 12th राशि यहाँ पे आ जाएगी। अगर मिसिंग होती तो मैनुअल में जाता, मकर में जो फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस में मकर में सिलेक्ट करके हर एक राशि सिलेक्ट करके आपको लगानी पड़ती। लेकिन ये ऑटो है, इसलिए मैं हर एक राशि है इसलिए मैं ऑटो में इसके अंदर गया हूँ। उसके बाद प्लैनेट भरेंगे हम लोग कि भाई लग्न में कोई प्लैनेट है, तो भाई लग्न में यहाँ पे हम अभी ये पैनल पे अभी 2 पैनल आपके सामने साथ में चल रही है, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ कि कैसे डिटेल भरना है। तो यहाँ लग्न के अंदर कोई भी प्लैनेट नहीं है। सेकंड हाउस के अंदर केतु है, तो मैं PL पे लिखूंगा और यहाँ केतु पे क्लिक करूँगा और सिलेक्ट करूँगा। देखो यहाँ सिलेक्ट का बटन है। उसके बाद थर्ड हाउस के अंदर कुछ नहीं है। फोर्थ हाउस के अंदर यहाँ चंद्र है, तो मैं यहाँ चंद्र लिखूँगा, मून सिलेक्ट करूँगा। फिफ्थ हाउस के अंदर यहाँ यहाँ सूर्य और बुध है, तो फिफ्थ हाउस को क्लिक करूँगा और सूर्य और बुध को क्लिक करके सबमिट करूँगा। सिक्स्थ हाउस के अंदर शुक्र है, तो मैं यहाँ शुक्र सिलेक्ट करूँगा। यहाँ देखिए जैसे जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वैसे वैसे वो प्लैनेट वहाँ से चले जा रहे हैं। अभी 7th हाउस में मंगल है, तो क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे 4 ही प्लैनेट है। मैं जैसे ही मंगल को क्लिक करूँगा मंगल आ जाएगा यहाँ पे। 8th हाउस में यहाँ पे राहु है, मैं राहु सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है। 7th हाउस में गुरु, 9th हाउस में गुरु है, तो मैं 9th हाउस में गुरु को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और 12th हाउस में शनि है, तो 12th हाउस में शनि सिलेक्ट करूँगा। यहाँ देखो लास्ट में शनि रह गया, तो मैं शनि क्लिक करूँगा और सिलेक्ट करूँगा। तो ये पूरी पैनल मेरी पूरी कंप्लीटली सबमिट हो गई। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो मैं अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे लिखा आएगा KP प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स। अभी मुझे यहाँ KP के प्लैनेट सिग्निफिकेटर बनने पड़ेंगे। एक साइड पे आपको लिखा है PL, मतलब सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, वो प्लैनेट है। दूसरी रो में लिखा है NL, मतलब वो प्लैनेट कौन से नक्षत्र, स्टार लॉर्ड या कई जगह पे स्टार लॉर्ड बोला जाता है, कई जगह पे नक्षत्र लॉर्ड बोला जाता है, लेकिन हम नक्षत्र लॉर्ड लिखेंगे कि भाई नक्षत्र, हिंदी में स्टार को नक्षत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे NL की कॉलम में तो हर एक प्लैनेट का मैं NL लिखूंगा, डायरेक्ट प्लैनेट किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। थर्ड रो है वो SL की पैनल है। SL का मतलब है सब लॉर्ड, मतलब एक प्लैनेट कौन से नक्षत्र लॉर्ड में और कौन से सब लॉर्ड में बैठा हुआ है, वो डिटेल मुझे भरना है। लास्ट में आप देखोगे राहु और केतु जो है वहाँ RL लिखा हुआ है। RL का मतलब होता है राशि लॉर्ड, मतलब राहु, क्योंकि राहु और केतु की कोई भी राशि नहीं है यहाँ पे, तो राशि लॉर्ड हमको लगेगा। तो राहु और केतु जिस राशि में बैठे हैं उसका भी वो रिजल्ट देंगे। हर एक प्लैनेट को 1 या 2 राशि दी गई है, राहु और केतु को राशि दी नहीं गई है। इसलिए राहु और केतु KP में जहाँ बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, वो प्लैनेट का भी रिजल्ट देंगे। तो आपको वहाँ पे RL लिखना है। तो हम ये डिटेल आपको भर के दिखाते हैं आपको। अभी पहले नक्षत्र पैनल को भरेंगे कि नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में बैठा है। तो अभी आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो हमारा सॉफ्टवेयर है, एस्ट्रोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें हमको प्लैनेट सिग्निफिकेटर में जाना है। हाँ जी, प्लैनेट सिग्निफिकेटर में जाना है। उसमें पहली रो है प्लैनेट की और दूसरी रो है नक्षत्र लॉर्ड की। तो हम नक्षत्र लॉर्ड में देखेंगे कि सूर्य कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, या नक्षत्र लॉर्ड के अंदर बैठा हुआ है, या स्टार लॉर्ड के अंदर बैठा हुआ है। तो सूर्य जो है यहाँ पे चंद्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, चंद्र के तो उसका नक्षत्र लॉर्ड हुआ चंद्र। तो सूर्य के सामने चंद्र फिर के जैसे ही प्लैनेट के पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो 9 प्लैनेट आ जाएंगे, वहाँ मैं चंद्र खाली सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करूँगा। दूसरी बार हम पहले NL की कॉलम भर देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अभी उसके बाद मैं चंद्र लिखूंगा, चंद्र किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो चंद्र सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मंगल शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पे शनि सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ बुध जो है चंद्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है।
एक एक पहली बार आपको ये धीरे से भरना है, सेकेंड बार, थर्ड बार, और जैसे ही आपका ये पैटर्न समझ जाएंगे आपको भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद गुरु जो है, गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो गुरु आएंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल आपको भरना है कि यहाँ पे शनि जो है केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो मैंने केतु सिलेक्ट कर दिया। राहु जो है चंद्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो मैंने चंद्र सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और केतु जो है शनि के नक्षत्र में बैठा है तो मैं यहाँ शनि सिलेक्ट कर दिया। आप देख पा रहे हैं एनएल कॉलम मेरी कंप्लीटली एनएल पैनल हो गई। एनएल की जो पैनल है वो कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी पैनल में जाएंगे एसएल। एसएल का मतलब है सब लॉर्ड। उसके लिए थर्ड रो आप प्लैनेट सिग्निफिकेटर में थर्ड रो देखेंगे, वो जो रो है वो सब लॉर्ड की है। मतलब ये प्लैनेट कौन से नक्षत्र में और कौन से सब लॉर्ड में बैठा हुआ है। तो सूर्य जो है वो केतु के सब लॉर्ड, उसका सब लॉर्ड है केतु, तो मैंने यहाँ केतु लिखा। उसके बाद चंद्र जो है, चंद्र का जो है वो राहु है, एसएल। मंगल का एसएल शुक्र है, बुध का एसएल भी शुक्र है। यहाँ रिपीट सब लॉर्ड एक बार या 3 प्लैनेट 4 प्लैनेट के अंदर सब लॉर्ड सेम भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही आएगा। गुरु का सब लॉर्ड राहु है, शुक्र का सब लॉर्ड शनि है। यहाँ अगर आप कुछ भी मिस कर जाएंगे तो रिजल्ट अलग आएगा। शनि का सब लॉर्ड बुध है, राहु का सब लॉर्ड शनि है और केतु का सब लॉर्ड बुध है। ये मेरी पैनल कंप्लीट हो गई। सब लॉर्ड भी आप देख पा रहे हो। थर्ड रो में आएंगे, वहाँ पे खाली राहु और केतु पे आरएल लिखा हुआ है। आरएल का मतलब होता है राशि लॉर्ड। आपको राशि लॉर्ड यहाँ पे भरना है कि राहु और केतु कौन सी राशि में बैठे हुए। इसीलिए इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर में लग्न चार्ट के ऊपर जाना है या राशि चार्ट के ऊपर जाना है। हम बोल सकते हैं लग्न चार्ट में जाएंगे, जो फर्स्ट पेज हमारा होता है। तो मैं फर्स्ट पेज के ऊपर जा रहा हूँ। वहाँ पे फर्स्ट पेज आ गए आपके सामने। वहाँ पे राहु जो है कन्या राशि में बैठा हुआ है। कन्या राशि का जो राशि लॉर्ड है वो बुध है। या फिर आप आगे देखेंगे उसके आरएल की कॉलम में देखेंगे राहु के सामने तो बुध दिखेगा आपको। तो अभी अगर आपको राशि का नाम नहीं, राशि का कौन सा प्लैनेट है वो नहीं आता है तो राहु की लाइन में सीधा आप जाएंगे तो आरएल का कॉलम में देखोगे तो राहु के सामने बुध लिखा है, मतलब राहु बुध की राशि में बैठा हुआ है। तो राहु को मैं बुध लिखूँगा, राशि लॉर्ड उसका बुध है, सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद केतु का लिखना है तो केतु मीन राशि में बैठा है तो मीन राशि का स्वामी है गुरु। अगर आपको राशि का स्वामी कौन है समझ में नहीं आया तो वही केतु के सामने आप सीधे जाएंगे और आरएल के सामने देखेंगे तो केतु जो यहाँ राशि स्वामी है वो गुरु आएगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा गुरु। ये सिलेक्ट होने के बाद अभी हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे पर्पस कि ये जो क्लाइंट मेरे पास आए हुए हैं उनका मेरे पास आने का पर्पस क्या है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्लाइंट है वो मेरे पास बिजनेस के लिए आए हुए हैं कि भाई मेरे को बिजनेस में सक्सेस होना है या मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट पर्पस के ऊपर सिलेक्ट करके सक्सेसफुल एंड बिजनेस, यहाँ आपको पूरा ग्रिड मिलेगा। वहाँ सक्सेसफुल बिजनेस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ सिलेक्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पे नीचे की रो में देखोगे सिलेक्ट महादशा लॉर्ड, मतलब अभी उसकी करंट महादशा कौन सी चल रही है। दोस्तों हर एक प्लैनेट की एक महादशा आती है, किसी की 7 साल से, किसी की 10 साल, किसी का 18 साल, किसी का 16 साल। जब भी हम किसी का बिजनेस के लिए चेक करते हैं तो महादशा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हमारा बिजनेस 7 साल, 10 साल या 18 साल तक अगर उसकी इम्पैक्ट रहेगी तो हमारा ग्रो होगा। अगर आप अंतरदशा सिलेक्ट करोगे तो वो अंतरदशा साल 1 साल या 2 साल रहेगी, तो 2 साल में कुछ ग्रो बिजनेस में होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सिलेक्ट महादशा पे सिलेक्ट करूँगा कि उसकी महादशा कौन सी चल रही है। तो ये क्लाइंट जो है उसकी महादशा शनि की महादशा चल रही है। अभी नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट अंतरदशा लॉर्ड। देखो मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल फिल नहीं करूँगा, क्यों?
पर्पस जो है इनका वो बिजनेस है। तो बिजनेस के लिए रेमेडी हम महादशा पे करेंगे। तो अगर वो महादशा शनि की महादशा है तो जितना लॉन्ग टाइम चलेगी उतना वो रेमेडी लॉन्ग टाइम टेकल चलेगी, 16 साल 18 साल 20 साल तक वो चलेगी। लेकिन अगर अंतरदशा सिलेक्ट कर लूँगा तो महादशा के अंदर अंतरदशा, क्योंकि अंतरदशा जो है वो 1 साल या 2 साल की ही आती है, तो वो रेमेडी 2 साल की है आएगी और 2 साल के बाद वापस दिक्कत आएगी। तो अंतरदशा कब फिट करना है? अगर आपके पास क्लाइंट आए और वो बोले मुझे फॉरेन स्टडी के लिए जाना है, तब आपको अंतरदशा डालनी है, क्योंकि वो स्टडी के लिए जो जाने का टाइम है वो 1 महीना 10 दिन 15 दिन 3 महीना या 6 महीने की प्रोसेस रहती है कि एग्जाम देना है, उसके बाद वीज़ा कॉल, तो 6 महीने साल भर की वो प्रोसेस रहती है। तब अंतरदशा में आप जा सकते हो। लेकिन जब बड़ी इवेंट करना हो, हमको बिजनेस करना है, तो आपको अंतरदशा नहीं डालनी है। तो मैंने सब डिटेल फिल कर दी है। उसके बाद सबमिट बटन पे जाऊंगा। यहाँ पे जैसे ही सबमिट बटन पे मैं जाऊंगा, मेरे पास 3 ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, व्हाट्सअप, व्यू और ओके। मैं व्यू पे जाऊंगा। जैसे आप देख पा रहे हो, ये मेरा टैबलेट है तो उसके अंदर डिटेल मेरी है। अगर आपका टैबलेट होगा, आप अपनी प्रोफाइल डालोगे तो आपका चीज़ आ जाए। ये मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे उसके रिज़ल्ट पे जाऊँगा कि हमने जो डेटा डाला ये पर्सन का, वो डेटा के बिजनेस के हिसाब से कौन से हाउस मिसिंग है। तो बिजनेस के लिए 2, 6, 7, 10, 11 केपी के हिसाब से हाउस एक्टिवेट होने चाहिए, तो उसका बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे मिसिंग हाउस है वो 6, 7 और 11, ये 3 हाउस मिसिंग हाउस मिले हुए हैं। और मिसिंग हाउस जैसे छठा हाउस का शुक्र निकला है, तो आपको यहाँ छठे हाउस के लिए शुक्र की रेमेडी देनी पड़ेगी। तो हम शुक्र का जेमस्टोन दे सकते हैं। लेकिन रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे सामने मंत्र लिखा हुआ है, देखो यहाँ जेमस्टोन रेकमेंड नहीं है। क्यों रेकमेंड नहीं है? मैंने पहले ही बोला, कोई भी प्लानेट अगर 8 और 12 के साथ कनेक्ट है तो वो प्लानेट डायरेक्टली हम पहन नहीं सकते हैं। लेकिन शुक्र का मंत्र जाप या वैदिक रेमेडी हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद 7वां हाउस के लिए मंगल है। मंगल भी हम यहाँ उसको पहना सकते हैं। लेकिन यहाँ मंगल के सामने लिखा है मंत्र। क्यों मंत्र लिखा हुआ है? तो भाई मंगल यहाँ 12वें हाउस के साथ कनेक्ट है। तो मंगल अगर हम पहनाएंगे तो 7th हाउस का रिजल्ट 100% उसको अच्छा मिलेगा। लेकिन उसके साथ 12वां स्थान भी एक्टिव हो जाएगा, जो एक्सपेंस, खर्चा और आदमी को कर्ज दिवाले में लेके जाएगा। तो हम यहाँ मंगल पहना नहीं सकते। लेकिन मंगल का मंत्र जाप या मंगल की वैदिक रेमेडी हम दे सकते हैं। 11वां हाउस में भी मंगल है। देखो यहाँ पे मंगल मुझे 7वां भी दे रहा है, 11वां भी दे रहा है। तो 7वें हाउस के लिए भी मंगल है और 11वां हाउस के लिए भी मंगल है। तो 2 बार मंगल का जाप करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं एक मंगल का जाप करूंगा तो यहाँ मंगल के सामने लिखा आएगा आपको। यहाँ आप देख सकते हैं मंगल के सामने कि मंगल 7वां हाउस के में 7, 4, 11, 12, 1, 2 है। मतलब ये 7 भी दे रहा है और 11 भी दे रहा है। मतलब मंगल जो है मुझे 7वां और 11वां का दोनों रिजल्ट देना है। तो ये पर्सन को अगर मुझे उसको कुछ रेमेडी देना है तो मैं शुक्र के मंत्र जाप और वैदिक रेमेडी बताऊंगा और मंगल का मंत्र जाप और वैदिक रेमेडी बताऊंगा वास्तु के हिसाब से। हाँ जी, वास्तु के हिसाब से अगर मैं देखूँगा तो मुझे उसका साउथ ईस्ट और साउथ अच्छा करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव करना पड़ेगा और अच्छी रेमेडी वहाँ पे वास्तु के हिसाब से रेमेडी करना पड़ेगा। रिपोर्ट के आगे जाऊँगा तो यहाँ पे वैदिक रेमेडी हिंदी और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि भाई यहाँ मैं जैसे जूम करके बताता हूँ। मंगल के बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। मतलब मंगल के बीज मंत्र कौन सा है, उसका स्तोत्र कौन सा है, मंगल किससे साथ रिलेटेड है, मंगल के लिए कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन से भगवान की अर्चना करनी चाहिए, वो आपको डिटेल में यहाँ मंगल और शुक्र का, यहाँ विनस का भी है तो विनस का भी यहाँ पूरा लिखा हुआ है। ओम ड्राम ड्रीम ड्रोम सह शुक्राय नमः। तो आप ये मंत्र जाप भी उनको बोल सकते हो या वैदिक रेमेडी पे आप यहाँ देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2, 6, 7, 10, 11 में से उनका 6, 7, 11 एक्टिव नहीं है। तो ये पर्सन को किस मामले में, बिजनेस के लिए किस मामले में प्रॉब्लम पड़ेगा कि भाई उसके पास 2 और 10 एक्टिवेट है। मतलब उसके पास कर्माज है, कोई ऑफिस या काम धंधा है और पैसे भी है, थोड़े सेविंग उसके कुटुंब परिवार से मिले पैसे। लेकिन उसके पास ना ही 7th हाउस कस्टमर है, 6th हाउस ना ही रिकवरी है और 11 हाउस ना ही ग्रोथ है। तो ये आदमी को अगर बिजनेस वो करेगा तो दुकान या कोई भी बिजनेस करेगा तो दुकान तो वो डाल सकता है, बिजनेस तो वो करेगा, लेकिन कस्टमर, रिकवरी और ग्रोथ उसका लंबे टाइम तक होगा नहीं। तो हमको ये एक्टिवेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो जैसे ये केपी रेमेडी लाने का उद्देश्य मेरा ये था कि बहुत सारे लोग मशीन से वास्तु करते हैं
आपको यहाँ पे ये लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, एग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन अगर उसके प्लानेट ही उसको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो वास्तु कुछ काम का नहीं दोस्तों। मतलब एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन आज एस्ट्रोलॉजी नॉलेज के लिए आपको 10-11 साल लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमने ये आपको सॉल्यूशन दिया कि आपको ये मशीन में एस्ट्रोलॉजी करना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं भी होगा तो चलेगा। खाली आपको 12 राशि और 9 प्लैनेट आपको मालूम होने चाहिए कि कौन से प्लैनेट की कौन सी राशि है और कौन से राशि के कौन सा प्लैनेट है। खाली इतना ही नॉलेज आपके पास है तो आप इसके अंदर जो डिटेल भरेंगे, यकीन मानिए आपको 100%, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ 100% एक्यूरेसी से आपको यहाँ रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ये जो हमारी कैटेगरी थी केपी एस्ट्रोलॉजी रेमेडी, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आपको समझने में प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो आप 2-3 बार देखोगे। फर्स्ट बार आपको डेटा फीड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, सेकंड बार थोड़ा होएगा, लेकिन एक बार आप 10 से 12 बार अंदर रिकॉर्ड कर लोगे, एक बार अंदर आप डिटेल भर दोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा डिटेल भर जाएगा, आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगा और आपको रिपोर्ट के हिसाब से ही उसका वास्तु करना है और उसको रेमेडी देना है। वास्तु में भी आपको क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे जैसे मैं इसके ऊपर क्या ध्यान दूंगा तो मेरे को इसके यहाँ साउथ ईस्ट साउथ और साउथ ईस्ट और साउथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। मतलब साउथ और साउथ ईस्ट अच्छा भी होगा तो भी मैं इसकी रेमेडी कर दूंगा, क्यों, उनको और बेनिफिट उसको मिले। तो दोस्तों ये वीडियो से आपको एस्ट्रोलॉजी केपी एस्ट्रोलॉजी रेमेडी में बहुत ही अच्छी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।